जय हिंद। आप सबों को हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों को आज की क्लास में हम आपको मूल अधिकार के जो दूसरा पार्ट है उसे लेकर के आए हैं। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड किया जा चुका है, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है सो हमने आपको मूल अधिकार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उन सारी चीजों को कंप्लीट करने का जो समझाने की प्रयास किए थे। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, आई बटन पे भी दिया जाएगा, इन स्क्रीन के रूप में भी दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। या फिर नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहां पे आपको सभी प्रकार के वीडियो जितने भी विषयों पे क्लास लिया गया है उन सारी वीडियो को देखने को मिल जाएगा। आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, इसलिए हम तो आशा करेंगे, आपसे जो है रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कीजिए और वहां से जो है सो आप सारी वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें जो है सो हम आपको जो है सो पॉलिटी फाउंडेशन बैच का जो है सो आज ये आपका क्लास 5 हो जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, इसमें देखिए हम आपको बातें करने वाले हैं मौलिक अधिकार, जिससे मूल अधिकार भी कहते हैं, इसी को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक चर्चा किया गया है। मूल अधिकार का इसके बारे में समझना है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है क्या, ये तो पिछले वीडियो में भी हमने बता दिए थे, लेकिन थोड़ा सा और इसमें भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा होता है ना कि जो उस वीडियो पे जाना नहीं चाहते हैं, एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी बता दें। देखें, मूल अधिकार को हम लोग क्या करते हैं, तो नैसर्गिक अधिकार करते हैं, जो बच्चे को जन्म लेने के साथ ही जो है उसको ये अधिकार दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मूल क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 12 में कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा, ये तो अधिकार हमारा है नहीं, इससे कोई लाभ मिलने वाला है नहीं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए, लोक नियोजन हो गया, अस्पृश्यता हो गया, उपाधियों का अंत हो गया, जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो इन सारी चीजों के अधिकार बच्चे को जन्म से ही मिल जाते हैं। इसलिए इस मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद इसको समझ और भी डिटेल में हमने पहले पार्ट में लिए हो, उसको जरूर देखिएगा। देखिए, अब हम यहाँ से सीखना प्रारंभ करते हैं, आपको सिखाते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या करता है, क्योंकि इसी में हमने आपको पहले बता दिया कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक जो है ये समता या समानता का अधिकार को दिखाता है। तो यहाँ पे हम समता या समानता को अधिकार को चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए समझिए। 12 कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा करता है। तो मूल अधिकार है क्या, उसके बारे में ये परिभाषा करता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था ना कि हमारा तो सौभाग्य है कि हम भारत जैसे एक पवित्र धरती पे, भारत जैसे पवित्र देश में जो है सो जन्म लिए हैं, और यहाँ पर जो है सो मूल अधिकार हमें दिया जाता है, क्योंकि हर लोगों को जो है सो मूल अधिकार होना बहुत जरूरी है। मूल अधिकार के बिना लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन जाता है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि आजादी से पहले हमारे पास कोई मूल अधिकार नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त की जिंदगी और अब की जिंदगी में आप क्या कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ये आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जो हमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें स्वच्छ भोजन करने की या स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था सही से नहीं हो पाता था। काम करवाते रहते थे, 12-12, 14-14 घंटा काम करवाते थे, और हमें अगर हमारी तबीयत खराब है, जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें खींच करके काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। तो हमें मौलिक अधिकार नहीं के बराबर उस वक्त मिल रहा था। उसके बाद अंग्रेज लोग जो है सो जब भी कोई भी बिल एक्ट पास किया करता था, तो वो अपने फेवर में क्या करते थे, भारतीयों को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे। तो इन सारी चीजों की चर्चा कौन करता है, तो यही आपको जो है सो मूल अधिकार की परिभाषा करता है कि आपको मूल अधिकार के अंतर्गत आपको कौन कौन सी अधिकार मिल रहा है, उन सारी चीजों के बारे में ये चर्चा करता है। इतनी बात क्लियर हो गया ना, यानी कि मूल अधिकार है क्या, इसकी परिभाषा कौन करता है, तो यही आपका जो है सो मूल अधिकार की परिभाषा कौन देता है, तो अनुच्छेद 12 कहता है कि मूलभूत है क्या, इसके अनुसार आपको कौन कौन सी अधिकार मिल रहा है, उसके बारे में ये चर्चा करता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, इसके समझिए। 13 कहता है कि अल्पीकरण। अल्पीकरण कहने का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो अल्पीकरण का मतलब समझ लीजिए। इस अनुच्छेद 13 में आपको अपना अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये अधिकार दिया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है
तो उसको संरक्षण करने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब कभी भी शोषित वर्ग के लोग आपके दरबार में आपके पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो आप उसे न्याय दिलाए, ये अधिकार आपको अनुच्छेद 13 के तहत दिया जाता है। तो संविधान में अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही पावरफुल बनाया गया है। इस अनुच्छेद के द्वारा अगर कोई चाहता है कि हम जो है सो, जैसे कि छोटा लेवल का जो भी व्यक्ति है वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम इसको हाई रेंज पे लेके चलते हैं। जैसे सांसद कभी भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को हनन करने के लिए कोई भी बिल, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून पास करते हैं और उसमें लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे अस्पृश्यता का अंत, और सांसद क्या करेगा, एक जो है सो संविधान संशोधन करके लाएगा और कहेगा कि इसको हम समाप्त करते हैं, अस्पृश्यता का अंत नहीं बल्कि अस्पृश्यता लागू रहेगा, छुआछूत लागू रहेगा। तो ऐसी कानून को देख करके जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेके जाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि जो संविधान में बातें लिखा हुआ है, जो मूलभूत आवश्यकताएं दी हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ छेड़खानी नहीं हो सकता। अगर ऐसा संसद करते भी हैं तो उस बिल को, उस एक्ट को, उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। इतना अधिकार अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दिया जाता है। इसमें बेसिकली रूप से सुप्रीम कोर्ट ही दिया जाता है, क्योंकि सांसद के मुद्दे को हाई कोर्ट में खारिज करने के उतना पावर नहीं होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही पावरफुल इसमें बनाया गया है, ठीक है ना। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अल्पीकरण का मतलब यही हुआ कि इसके पास जो है सो बहुत ही पावर दिया गया है, जो अगर मूल अधिकार को किसी का हनन हो रहा है तो उसको संरक्षण दे सकता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि मान लो कुछ पल के लिए, जो अल्पीकरण के लिए थोड़ा समय के लिए जो है सो आपका जो है सो मूल अधिकार को हनन अगर किया जा रहा है और उसमें दूसरे मूल अधिकार को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण हमने देते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पर्व कोई मनाया जाता है, कोई मेला लगाया जाता है, तो उस वक्त जो है सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सड़कों पे आकर के पंडाल गाड़ देते हैं। सड़क पे पंडाल गाड़ देने से नुकसान क्या होता है कि यातायात की जो सुविधाएं होती है वो कुछ देर के लिए भंग हो जाता है। कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, भंग हो जाएंगे। बड़ी बड़ी, अगर मान लेते हैं कम ऊंचाई पर अगर ऊपर से पंडाल बांध दिया गया है और बड़ी गाड़ी आकर के रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको तो जाने में डिस्टर्ब होगा, ऊपर में ठीक जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसको उस वक्त उस परिस्थिति में उसकी मूलभूत अधिकार जो है, चारों ओर घूमने का जो अधिकार है, वो समाप्त हो जाता है कुछ पल के लिए, अल्पीकरण के लिए। क्योंकि वो जानते हैं कि ये पंडाल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, 1-2 दिन मेला रहेगा या 3 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, तब तक लेके कोई दूसरा मार्ग अगर दिया जा रहा है, दूसरा मार्ग है, तो उस रास्ते से चले जाएंगे, घूम जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन 3 दिन के बाद तो फिर तो वो हट ही जाएगा। तो ऐसी अधिकारों में आपको अधिकार को कुछ देर के लिए जो है सो, मतलब हम कह सकते हैं स्थगित किया जा सकता है। समझ गए ना, इतनी बात समझ लीजिए। चलिए देखिए आगे, देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसके बारे में समझिए। ये कहता है कि कानून या विधि के समक्ष समानता, और ये कहां से लिया गया है, तो ये कहते हैं कि कानून का समान संरक्षण, मतलब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखें, कानून या विधि के समक्ष समानता क्या कहता है, इसके बारे में समझिए। ये यही कहता है कि चाहे आप अमीर वर्ग के लोग हो या गरीब वर्ग के लोग हो, या फिर आप स्वर्ण हो या फिर आप जो है सो बैकवर्ड हो, कोई से भी कास्ट का हो, कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी लिंग का हो, कानून सभी को एक नजर से देखता है। अगर आप गलती किए हैं तो गलती की सजा जो संविधान में लिखा हुआ है, आप जो ही गलती किए हैं उस गलती की जो सजा है वही सजा आपको भी दिया जाएगा, और वही गलती की सजा अगर हम करते हैं वो गलती, तो हमें भी वही सजा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जैसे गरीब लोग हो जाए, हमसे गलती हो जाए तो हमें भी वही सजा, अगर आप जैसे अमीर लोग भी अगर उसी गलती को करते हैं तो आपको भी वही सजा दिया जाएगा, ऐसा संविधान कहता है। परंतु आज के समय में व्यवहारिकता में कुछ और ही देखा जा सकता है, लेकिन इस पे हम चर्चा नहीं करने वाले। व्यवहारिकता में तो आज को देखते हैं कि रुपयों में इतना पावर हो गया है, जो पैसा फेंको और तमाशा देखो, पैसा फेंको और तमाशा देखो, बस जिसके पास धन है, दौलत है, वो कुछ भी कर सकते हैं आज के समय में। लेकिन ये छोटे स्तर पर ही कर सकते हैं। जब बात आगे बढ़ जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से तो आगे है नहीं कोई, वहां तक बात पहुंच जाता है, तो वहां पर पैसा, रुपया पैसा कोई काम नहीं देता है। वहां पर जो न्याय है वो न्याय ही काम देता है। समझ गए ना, आगे समझिए यहाँ पर। तो ये आपने समझ लिया, कानून या विधि के समक्ष समानता है, मतलब सभी को एक समान जो है सो अधिकार दिया गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, ये कानून का समान संरक्षण क्या कहता है, तो मतलब मान लेते हैं कि ये तो कह रहा है क्या कि कानून के सभी को एक समान जो है सो दर्जा दिया जाएगा, ठीक है ना। कानून के समक्ष जो है सो, विधि के समक्ष सभी को समानता तो दिया जा रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि कानून के जो संरक्षक हैं, जैसे कि जज हैं,
जज ही अगर जो है सो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर मेरे शब्दों से बुरा लगे तो इसके लिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लेकिन हम फिर भी समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं तो समझिए इसको। हो सकता है कि जज ही अगर ईमानदार ना होकर के बेईमान हो जाए, घूसखोर हो जाए, वो रुपयों पैसों के लालच में आ जाए, और वो जो है सो कानून में जो लिखा हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ, उस बात को नजरअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए, पैसों के बल पे जो है सो कुछ लिया घूस और जो है सो फैसला उसके फेवर में सुना दिया। तब तो इसके लिए भी संविधान में जो है सो चर्चा किया गया है कि कानून का समान संरक्षण होगा, कानून का समान संरक्षण होगा। मतलब ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि कानून भी जो है सो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, सभी को एक नजर से देखेगा। उसको उतना वेतन, जज लोगों को उतना लाखों में जो है सो वेतन मिलता है, जिसके वजह से उस मतलब लाखों में वेतन मिलने के कारण जो है सो उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती घर परिवार को चलाने के लिए। इसके साथ साथ उसको आवास की सुविधा दिया जाता है, यातायात करने के लिए वाहन दिया जाता है, मतलब सारी सुख सुविधाएं दिए ही जाते हैं। उसके बाद लाखों के रूप में जैसे उसको इनकम सैलरी दिया जाता है, ताकि वो कोई दिक्कत ही ना हो जो वो घूस लेने के लिए उतर पाए। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया, ये कहां से, कानून के समक्ष जो समानता यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण जो है वो यूएसए से लिया गया, मतलब अमेरिका से लिया गया। इस कॉन्सेप्ट को लिया गया वहां से, क्योंकि हमारे संविधान के बारे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे का नकल किया हुआ है। भाई नकल किया हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि उसमें कुछ परिवर्तन करके उसके बाद हमें अपने परिस्थिति के अनुसार ढाल के उसके बाद संविधान में लिखा गया है। एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, इस बात को समझना है। इसमें क्या किया गया है, परिवर्तन अपने भारतवासियों के अनुसार क्या वो परिस्थिति है, किस आधार पर ये सूट करेगा हम भारतवासियों के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसके बाद संविधान में लिखा गया है। तो इस तरह बात आपको समझना है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ये कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधार पे मान लेते हैं हम जो है सो किसी दूसरे धर्म के हैं, किसी दूसरे जाति के हैं, और हमारे सामने कोई दूसरे जाति के लोग आ जाते हैं, या कहीं हम घूमने के लिए गए, वहां पे हमारा जाति सेम नहीं है, वो कोई दूसरी जाति का है, तो उस वक्त हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं दूसरे जाति के नाम पे, क्योंकि इस बात का भी हमें अधिकार कौन देता है, तो हमें हमारा संविधान देता है। और संविधान के कौन से अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि आपके साथ जाति के आधार पे, धार्मिक आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप इसके खिलाफ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपनी अपील को लेकर के, अपनी जो है सो समस्या को लेकर के, और वहां पे आपको न्याय मिलेगा। तो ये देखिए जाति के धर्म पे आपके साथ भेदभाव। उसके बाद धर्म मान लेते हैं कि हम हिंदू धर्म में हैं, कोई मुस्लिम धर्म है, कोई सिख धर्म है, कोई ईसाई धर्म है, किसी भी धर्म के लोग हैं, अगर एक दूसरे के साथ आप भेदभाव करते हैं तो ये समझ लीजिए आप संविधान के नियमों को, संविधान को अवहेलना कर रहे हैं, और इसकी सजा आपको देने के लिए आपके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो आपको इतना बात समझना है कि उसमें जो है सो किसी प्रकार का आप क्या कर सकते हैं, छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिंग कहने का मतलब चाहे आप स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लड़की आ गया तो कहते हैं आज के समय में तो बहुत हद तक जो है सो सुधार हुआ है महिलाओं के प्रति, लेकिन पहले की तुलना में क्या करते थे कि पुरुषों में प्रधानता हुआ करता था, जिसके कारण से महिला लोग जो है सो, महिला जो है उसको बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे उसको जाने के लिए वर्जित किया जाता था, है ना। उसको मतलब एक तुच्छ नजर से देखा जाता था, उसको हीनता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आज के समय में ये सुधार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहता है लिंग के आधार पे अभी आप भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरी बात जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कहने का मतलब ये हुआ, जन्म स्थान के कहने के आधार पर ये हुआ, जैसे मान लेते हैं हमारा जन्म जो है सो बिहार में हुआ है, और हम जो है सो दिल्ली में जाकर बसना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, नागालैंड जाना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपका साउथ इंडिया जाना चाहते हैं, तमिलनाडु जाना चाहते हैं, केरल जाना, हम कहीं भी जाना चाहते हैं, हमारे साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता भी है तो हम इसके खिलाफ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ऐसा हमें हमारा अधिकार संविधान के द्वारा मिला है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकार जो है वो देता है, और मूल अधिकार के कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 में इस बात का जिक्र है कि आपको संविधान मतलब आपको जो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की अधिकार है। ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो आपने समझ लिया जन्मस्थान के जाति, धर्म, लिंग,
जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। क्लियर। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इसमें कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब समझना है, नियोजन का मतलब आपको आरक्षण यानी कि सरकारी नौकरी में जो सुविधाएं दिया जाता है, इसके मतलब समझना है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी जो है सो उसमें आपको कुछ जो है सो सुविधाएं दी हुई रहती है, जैसे कि उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था किया हुआ रहता है ना, तो वो भी आपको कहाँ से मिलता है, ये लोक नियोजन। मतलब इसमें सभी को समानता तो किया जाता है, लेकिन जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जो दब गए हैं, जो सबसे नीचे दब गए हैं, वो उसको ऊपर तक आते आते बहुत वक्त लग सकता है, तो समाज में समानता नहीं आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आरक्षण दे करके भी जो सरकार जो है सो सबों को सरकारी नौकरी में भाग लेने की, पार्टिसिपेट करने के अधिकार देती है। इसी के लिए हमने आपको एक जो है सो बताए थे उदाहरण के द्वारा कि एक क्रिकेट जो है सो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में जो है सो क्रिकेट का खेल चल रहा है, ठीक है ना, ये क्रिकेट खेला जा रहा है और इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, जो एक तो सबसे नाटा व्यक्ति हैं, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुंच पा रहा है, ये भी थोड़ा सा लंबा है। तो इस प्रकार का 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति को क्रिकेट देखना है, लेकिन तीनों में से कोई जैसे स्टेडियम तक ऐसे करके हुल मार के देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे एक जो है बाउंड्री लगा हुआ, उस बाउंड्री को क्रॉस करके कोई नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का ये दायित्व होता है, काम होता है कि अगर ये तीनों देखना चाहते हैं, हालांकि ये तो एक उदाहरण लेकर बता रहे हैं, इतना समझना है, तो इसको एक क्या करेंगे, नीचे से एक जो है सो चेयर लगा दिया जाएगा। तो चेयर भी किस प्रकार से लगाया जाएगा, तो उसको समझिए। मान लेते छोटका बुआ था, उसको यहाँ तक आने के लिए जो है सो 3 चेयर लगाना पड़ गया, तो ये मान लेते हैं 3 चेयर है। एक जो मंझलवा बुआ था, उसको जो यहाँ तक ये खुद ही बेचारा है, इतना लंबा है, तो इसको जो है सो 2 चेयर में ये कंप्लीट हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। और ये थोड़ा सा लंबा बुआ था, उसको जो है सो एक ही चेयर में जो है सो वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था करके जो है सो समाज में एकता लाने का प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्वर्ण वर्णों के द्वारा, उच्च वर्णों के द्वारा, उच्च जातियों के द्वारा ये शिकायत किया जाता है कि आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो सरकार या सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त अगर आप करते हैं तो हो सकता है, लेकिन जिस दिन, जिस वक्त, जिस समय से आप छोटे जातियों को समाज में, गांव समाज में समानता का दर्जा दे देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, उस वक्त हम आरक्षण की व्यवस्था हटा सकते हैं। लेकिन आप जब इतना करेंगे तब, उससे पहले हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये पिछड़े हुए वर्ग हैं, इसको भी जीवन जीने की अधिकार है, इसको भी जो है सो नौकरी करने के अधिकार है, इसलिए इसको कुछ आरक्षण देकर के जो है सो आगे की ओर खींचने का प्रयास किया जाता है। जबकि ये लोग जो है सो खुद पे खुद जो है सो आगे की ओर बढ़े हुए हैं, तो बढ़े हुए लोग पीछे नहीं कर रहे हैं, सरकार पीछे करने की प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि जो पिछड़ गए उसको और उठा करके आगे लाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था देकर के भी उसको सरकारी नौकरी में जॉब करने के लिए अधिकार मिल रहा है, और कम नंबर पे भी जैसे उसको नौकरी मिल जा रहा है, तो ये आरक्षण की व्यवस्था करती है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो सकता है कब, जब अपर वर्ण के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों को समान दर्जा दिया जाएगा गांव समाज में, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तब समझ गए ना। उसके बाद अगला देखिए, अगला के अस्पृश्यता का मतलब हुआ छुआछूत। ये क्या होता है, छुआछूत। छुआछूत मतलब आप समझ रहे होंगे कि पहले के समय में क्या होता था कि कहते थे ना कि जो ब्राह्मण जाते हैं और जो एक जो है सो झाड़ू लगाने वाला, मतलब कचरा को साफ करने वाला, नाली को साफ करने वाला, जो क्षुद्र वर्ण होते हैं उसके, वो अगर इसके शरीर में टच कर जाए तो वो अपने आप को कहते थे कि हम छुआ गए और पवित्र हो गए, ऐसी धारणा हुआ करता था। तो आज के समय में संविधान में इस बात का अनुच्छेद 17 ये चर्चा करता है कि आप किसी के साथ छुआछूत की भावना नहीं रख सकते हैं, किसी के साथ ये नहीं कह सकते कि हम उसको छूने से हमारा जो है सो धर्म नष्ट हो जाएगा या हम अपवित्र हो गए, ऐसी बात नहीं कर सकते, ऐसी धारणा आप नहीं लेकर चल सकते। तो ये छुआछूत का अंत कौन करता है, तो अनुच्छेद 17 करता है। आप किसी के साथ भेदभाव जाति धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 18 क्या कहता है, ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हम कह सकते हैं उपाधि का अंत मतलब जो पहले के समय में क्या अंग्रेजों के द्वारा जो कुछ अधिकार दिया जाता, जैसे नाइटहुड की उपाधि दिया गया, केसर हिंद का उपाधि दिया जाता था, तो इस प्रकार का जो विदेशी उपाधि है उसको आप धारण नहीं कर सकते हैं, इस उपाधियों को अंत किया गया। लेकिन हमारे भारत में जो अधिकार है उपाधियों का, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, उसके बाद जो है सो सैनिक के क्षेत्र में है, उसके बाद पुलिस के क्षेत्र में है,
तो इन चीजों में जो है सो हमें उपाधि की अधिकार दिया गया। जैसे अगर आप शिक्षा ले लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और पीएचडी करने के बाद आपको जैसे डॉक्टर की उपाधि दिया जाता है, तो आप डॉक्टर अवधेश कुमार कह सकते हैं। मतलब मान लेते हैं हमने पीएचडी कर लिया, तो पीएचडी करने के बाद डॉक्टर की उपाधि लगाने का हमारा अधिकार हो जाता है, तो हम डॉक्टर अवधेश कुमार कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डॉक्टर अवधेश कुमार, ठीक है। उसके बाद सैनिक में भी बहुत सारा अभी उपाधि है, जैसे कि हम कह सकते हैं कर्नल, मेजर, इस प्रकार के। क्या बताता, उसका नाम तो है नहीं, लेकिन वो उपाधि उसका है कि उस रैंक तक, उस पोस्ट तक उसका काम उतना अच्छा हुआ है कि कर्नल जैसी उपाधि, मेजर जैसी उपाधि उसमें ले रहे हैं अभी भी। उसके बाद पुलिस में भी देखते हैं एसपी, डीएसपी, डीएम, ये सब क्या है? यही सब तो उपाधि है। दरोगा, ये सब क्या है? यही सब तो उपाधि है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, सैनिक के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, कुछ और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे उपाधि है, लेकिन विदेशी उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विदेशी उपाधि रखें तो आप रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक तर्क है, एक इसमें जो है सो नियम है। आपको सबसे पहले उस उपाधि को रखने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हम विदेशी जो उपाधि को रखना चाहते हैं। इस पर जो है सो राष्ट्रपति विचार करेंगे कि वो उपाधि के लायक आपको समझते हैं या फिर वो आपको उस उपाधि को रखने के लिए आदेश देते हैं, उसको मानते हैं कि नहीं मानते। अगर मान गए तो आप रख सकते हैं, नहीं मानते तो आप नहीं रख सकते, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो है सो आज की क्लास में हमने आपको जो है सो अनुच्छेद 12 बता दिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब कुछ बता दिए। जबकि हाँ अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की जो चर्चा किया गया है, यही समता एवं समानता का अधिकार था, जो 7 भागों में एक अधिकार ये था। जबकि अभी के समय में मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों ने समझ गए। अब यहाँ पे आप समझिए कि चलिए इसके बाद तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पसीना भी बहुत हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं तक रोक देते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो आनंद ले सके अच्छी पढ़ाई का। क्योंकि कॉन्सेप्ट हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको जो है सो बेहतरीन क्वालिटी के साथ जो है सो पढ़ाया जाए, ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे। क्योंकि आज के समय में कट ऑफ इतना न जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना नंबर कैसे लाया जा सके। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट हमसे बार बार ये इसी क्वेश्चन को करते रहते हैं कि आज के समय में भगवान मिलना आसान है बट नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे शब्द से जो है सो बोले जा रहे हैं कि भगवान का दर्शन करना आसान है बट नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, सीखिए, हर एक बातों को समझिए। कहीं से डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम उसको अगले वीडियो में उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आपको डाउट क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इसके अगला पार्ट का जरूर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि उसके अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 19 जो भाई क्या कह रहा था, स्वतंत्रता का जो अधिकार कह रहा था 19 से लेकर के 22 तक के जो अनुच्छेद 19 से 22 तक की जो चर्चा है, और फिर 23 से 24 की जो चर्चा है, हर एक चीजों को जो है हम इसमें बताने वाले हैं। इसलिए आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगले पार्ट आने वाले का इंतजार करें।